सॉल्ट्स ऑफ क्लास 10। तो आप सभी इस चैप्टर के बारे में बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। पिछले क्लासेस में 8th क्लास में 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में। तो उसमें आपने बस इसका एसिड बेस और सॉल्ट का प्रॉपर्टीज जाना था, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इस क्लास में हम इसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज होता है क्या है कि एसिड और बेस जो जितने हमारे एसिड बेस हैं उसको एक दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट करा के उसका लास्ट में जो कंक्लूजन होता है उसको एनालिसिस करने के बाद जो भी मेरा रिजल्ट आता है उसी को हम केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं, पहले समझते हैं कि एसिड्स क्या होता है। द कंपाउंड विच गिव्स हाइड्रोजन आयन इन वाटर सोल्यूशन, यानी कि कोई भी दुनिया का कोई भी कंपाउंड अगर आप वाटर में उसको मिला रहे हैं, इमर्ज कर रहे हैं, तो उसमें से अगर H+ आयन अगर रिलीज कर रहा है तो समझिए कि वो एसिड है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, मेरा बहुत ही फेमस एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जो कि आपके डाइजेशन प्रोसेस में भी होता है। ठीक है, आपके पेट में स्टोमिक जो होता है, स्टोमिक आपके डाइजेशन सिस्टम में, वही डाइजेस्टिव सिस्टम में HCl रिलीज करता है आपका स्टोमिक, ठीक है ना, पचाने के लिए। तो वही जो HCl है यहाँ एक्वस सोल्यूशन में यानी कि पानी में है। ठीक है, और H+ और Cl- आयन रिलीज करता है कब? जब वाटर में इसको डिजॉल्व करते हैं। ठीक है ना, वाटर में डिजॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि दुनिया का कोई भी कंपाउंड अगर उसको आप वाटर में जब इमर्स कर रहे हैं तो अगर H+ आयन रिलीज करे उसी को हम एसिड बोलते हैं। ठीक है, और बेस क्या होता है? द कंपाउंड्स विच गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर सोल्यूशन, यानी कि वाटर सोल्यूशन में अगर हाइड्रोक्साइड आयन अगर रिलीज करे तो उसे हम बेस बोलते हैं। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में क्या फर्क है? तो H+ को हाइड्रोजन आयन बोलते हैं और OH- को हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। ठीक है, यही बस मेनली डिफरेंस होता है एसिड और बेस में, कि H+ आयन देगा तो एसिड और OH आयन देगा तो बेस होता है। ठीक है, तब हम बात करते हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी बहुत फेमस बेस है। इसको भी एक्वस यानी वाटर में जब हम डिजॉल्व करते हैं, ठीक है, वाटर में डिजॉल्व करने के बाद NaO+ और OH- आयन रिलीज करता है। यानी कि यहाँ पे भी देखिएगा यही OH- को हम हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो H+ था इसको हम हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। तो यही फर्क होता है, जो H+ आयन दे एसिड और जो OH- आयन दे उसको हम बेस बोलते हैं। सॉल्ट्स क्या होता है? द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ H फ्रॉम एसिड बाय अ मेटल। ये तो एक मतलब कि मेटल के बेसिस पे इसका डेफिनेशन हो गया सॉल्ट का। अगर हम बात करें जनरली कि जब एसिड और बेस जब दोनों एक साथ कंबाइन होता है तो जो लास्ट जो मेरा प्रोडक्ट बनता है वही सॉल्ट होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एग्जांपल में HCl मैंने लिखा है और H2SO4, दोनों का दोनों ही एसिड है। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड इसको बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिएगा, जैसे ही एसिड और बेस को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो वहां पे एक चीज हो रहा होता है, वहां पे मेटल जो है, मेटल क्या करता है? हाइड्रोजन आयन को, H आयन को रिप्लेस करता है। मेटल का काम यही होता है सॉल्ट के रिएक्शन में। ठीक है, और उसके बाद यही जो होता है मेरा सॉल्ट रिएक्शन, इसी को हम बोलते हैं। ठीक है, यानी मेटल जो है हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करता है किसी भी अगर रिएक्शन में, उसको हम सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं सिंपली कि एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन को जो भी मेरा प्रोडक्ट बनता है उससे उसी को हम सॉल्ट्स बोलते हैं। जैसे कि आप NaCl आप घर में यूज कर रहे होंगे, क्या है? तो ये सॉल्ट है, आप जो खाते हैं यही सॉल्ट NaCl होता है। ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं। ठीक है, तो NaCl क्या चीज से मिलकर बना हुआ होता है? एक इसमें एसिड रहता है, एसिड का पार्ट, और एक बेस का पार्ट रहता है। जब दोनों कंबाइन होता है तो NaCl बन जाता है और कुछ प्रोडक्ट और भी बाहर निकलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए, अब एक और टर्म है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखिए आपके बुक में दो टर्म हमेशा बार बार रिपीट मिलेगा, एक तो कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में प्रेजेंट होगा कोई चीज और एक डाइल्यूट अमाउंट में।
जब कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये समझते हैं। सॉल्यूशन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, आप पढ़े होंगे 9th क्लास में सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है सॉल्यूशन चैप्टर में, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अंतर यही होता है कि जिसमें घुलाया जाता है, किसी भी चीज को डिजॉल्व किया जाता है वो सॉल्वेंट होता है, और जिस चीज को मिलाया जाता है वो सॉल्यूट होता है। यानी जो चीज मिलाने वाला चीज क्या हो, लार्ज अमाउंट में हो यानी कि ज्यादा मात्रा में हो, और लेस अमाउंट क्या हो यानी कि जिसमें आप घुला रहे हैं, वाटर हो सकता है, यही वाटर को हम सॉल्वेंट बोलेंगे, ठीक है। यानी कि दो पार्ट होता है सॉल्यूशन में, एक तो यहाँ पे सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो सॉल्यूशन में दो पार्ट होता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्यूट जो जिसको मिलाया जाए और जिसमें मिलाया जाए सॉल्वेंट होता है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन की, तो डाइल्यूट में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, मिलाने वाला चीज यानी सॉल्यूशन इन विच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। यहाँ पे सॉल्वेंट जो होगा लार्ज अमाउंट में हो जाएगा, और सॉल्यूट जो होगा मेरा जिसको हम मिलाएंगे वो हम कम अमाउंट में मिलाएंगे। यानी कि अगर हम आपसे बोले यही कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की जगह पे अगर एसिड हम डाल दें तो आप समझ जाइएगा कि जो एसिड जो इसमें होगा, एसिड लार्ज अमाउंट में होगा, और इसमें एसिड में वाटर जो होगा वो कम अमाउंट में होगा। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड इसको बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट को, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को स्मॉल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। और डाइल्यूट एसिड अगर हम यहाँ पे कर दें सॉल्यूशन की जगह पे, तो डाइल्यूट एसिड की बात करें हम, तो इसमें एसिड का जो मात्रा है कम हो जाएगा, स्मॉल अमाउंट में रहेगा, और लार्ज अमाउंट में वाटर रहेगा, ठीक है। जब लार्ज अमाउंट में वाटर है, कम अमाउंट में एसिड आपको रहेगा, तो क्या होगा, यानी वीक एसिड होगा एज कंपेयर टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है, वीक एसिड होगा। तो यहाँ से आपके बुक में बार बार एक रिपीटेड टर्म मिलेगा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और एक डाइल्यूट एसिड। यानी डाइल्यूट कहें तो यानी कि उसमें एसिड जो है, एसिड की अमाउंट कम है, यानी कि एसिड का उसको अगर हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो H आयन कम देगा, यानी कि हाइड्रोजन आयन कम रिलीज होगा। और वही कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को हम अगर वाटर में डिजॉल्व करें तो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, ठीक है। यही बस डिफरेंस होता है कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड में, ठीक है। अब हम आगे फिर समझते हैं। अब हम देखेंगे प्रेजेंस एंड टेस्ट, यानी कि एसिड के क्या क्या प्रेजेंस होता है और उसका क्या टेस्ट होता है, ठीक है। देखिए एसिड जो एक वर्ड है लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। हम लोग के यहाँ लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड और ब्रिटिश वर्ड का भी कॉम्बिनेशन चलता है, जिसमें से एसिड जो है लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड में इसको एसिडस बोला जाता है और एक्री बोला जाता है, ठीक है। जिसका हिंदी मीनिंग होता है, जिसका मीनिंग होता है सॉर यानी खट्टापन, यानी इसी से डिराइव हुआ है एसिड। हम लोग यहाँ इंडिया में अपने एसिड बोलते हैं और लैटिन वर्ड में इसको एसिडस और एक्री बोलते हैं। यानी इसका मतलब ही होता है सॉर, यानी कि एसिड इज सॉर इन टेस्ट, यानी कि टेस्ट में खट्टापन लगेगा आपको, ठीक है। अब देखिए खट्टापन होगा, एक चीज यहाँ से आपको पता एसिड के बारे में यहाँ से पता चला, और एक चीज वहां पे आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही कि जो भी एसिड होता है हमारा H+ आयन रिलीज करता है। तो यहाँ से आपको बार बार देखने को मिलेगा कि किसी भी चीज को इस दुनिया में जो भी मटेरियल है, जो भी मटेरियल अवेलेबल है इस दुनिया में, कोई भी कंपाउंड हो, कैसे हम पता करेंगे कि वो चीज एसिड है और बेस है। तो कुछ कुछ आपको हिंट यहीं से मिलता जाएगा। एक तो वहां पे आप उसको वाटर में डिजॉल्व कीजिएगा तो H+ आयन देगा, और एक यहाँ से पता चलेगा कि जो चीज भी खट्टा लगे आपको वो क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है। अब देखिए अब टाइप्स ऑफ एसिड की अगर हम बात करें तो एक मिनरल एसिड होता है और एक नेचुरल एसिड होता है। मिनरल एसिड क्या होता है, विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, यानी कि नेचुरल सोर्सेस से जो ऑब्टेन होता है उसको नेचुरल एसिड बोलते हैं, और जो मिनरल से प्राप्त करें हम, जिस चीज को मिनरल से ऑब्टेन करें उसको हम मिनरल एसिड बोलते हैं, यानी ठीक है। यानी कि नोट में अगर एक चीज को देखें हम, दोनों में आखिर स्ट्रॉन्ग कौन होता है, कि मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग होता है या फिर नेचुरल एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। तो आइए समझते हैं। ऑर्गेनिक एसिड आर ऑलवेज वीक, यानी कि ऑर्गेनिक एसिड जितने भी होते हैं क्या होते हैं, वीक होते हैं, बट मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक, यानी कि अगर जो मिनरल एसिड जो मेरा है वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो है क्या बोला जाता है इसको, ऑर्गेनिक एसिड जो भी होता है यानी नेचुरल एसिड क्या होता है, वीक होता है हमेशा, ठीक है। अब देखिए अब बेसिस के बारे में कुछ समझते हैं, बेस के बारे में
कि इसका टेस्ट कैसा होता है, तो बीटर होता है, तीखापन होता है, तीखा लगता है, सोपी फील होता है, ठीक है, टच करने पे, यानी कि एकदम सॉफ्ट की तरह फील होगा, ठीक है। सोपी यानी कि जैसे कि आप साबुन उबुन का झाग देखे होंगे ना पानी में डालने पे, वैसे ही फील होता है, ठीक है। एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगा कि एकदम कोई फोम की तरह आपको फील होगा टच करने पे। अब देखिए आपके बुक में कुछ कॉमन बेसिस दिए हुए हैं कि जो कि बार बार आपको क्या होगा रिपीट करते हुए मिलेंगे, या फिर आपके एग्जाम में ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं ये सब, ठीक है। और उसका प्रेजेंस दिया हुआ है कि किस किस चीज़ से क्या क्या प्रेजेंस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एसिड जो है मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका प्रेजेंस की हम बात करें तो सोप में होता है और डिटर्जेंट में होता है, यानी डिटर्जेंट और सोप में बेसिक नेचर होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें प्रेजेंट होता है। हाँ, एक चीज और देखिएगा कि जिस भी कंपाउंड के लास्ट में अगर हाइड्रोक्साइड आपको मिल जाए तो समझिएगा कि वो क्या है, बेस है, ठीक है। जिस भी कंपाउंड के लास्ट में आपको हाइड्रोक्साइड मिले वो बेस होता है। अब देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर यहाँ पे हाइड्रोक्साइड मिला, ये भी बेस है, ठीक है। और वैसे भी हम बेस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो बेस को ही डिस्कस करेंगे। तो एक कॉस्टिक पोटास में एक मतलब क्या कॉस्टिक पोटास एक कंपाउंड है, उसी में कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और सम कॉमन बेसिस के बारे में हमने पढ़ रहा है हमने। अच्छा अब देखिए थर्ड जो पॉइंट है मेरा सोडियम कार्बोनेट, यानी कि सोडियम कार्बोनेट को हम NaCO3 से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलिकुलर फार्मूला NaCO3 होता है। वॉशिंग सोडा में सोडियम कार्बोनेट ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, उसमें ज़्यादा रहता है। और लास्ट जो मेरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे भी हाइड्रोक्साइड लगा है तो यहाँ पे ये भी बेस हो गया, ठीक है। और व्हाइट वाश जो होता है, व्हाइट वाश उसमें अब क्या होता है, बेस नहीं होता है। और कौन सा बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए एसिड में भी हमने प्रेजेंस को नहीं देखा है, बट आपके बुक में दिया हुआ है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन सा एसिड, जैसे सिट्रिक एसिड हो गया, और भी ढेर सारा साइट्रस फूड में होता है, और भी ढेर सारा एसिड का प्रेजेंस आपके बुक में दिया हुआ है, आप उसको एक बार रीड कीजिएगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ा कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, उसका प्रेजेंस और उसका टेस्ट, यानी कि एसिड को हम कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है। और भी आगे कुछ प्रोसेस हम डील करेंगे कि एसिड को पहचानने का क्या क्या तरीका होता है। अब आइए अब हम बात करते हैं जो चीज़ हमको इस चैप्टर में मेनली पढ़ना है, डिस्कस करना है, वो है रिएक्शन, यानी कि डिफरेंट एसिड के साथ डिफरेंट कंपाउंड के साथ रिएक्ट करा के देखेंगे कि मेरा प्रोडक्ट है क्या बन रहा है, यानी कि उसी को हम केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस की। सबसे पहले ही रिएक्शन हम कराएंगे एसिड और बेस का, उसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, यानी कि जैसे ही एसिड और बेस का जब रिएक्ट होता है तो न्यूट्रल बन जाता है। जैसे कि आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज क्या होता है, दोनों एक दूसरे कैंसिल करके न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है ना। तो न्यूट्रल कोई भी बॉडी पे एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज तो न्यूट्रल में रहेगा। वैसे ही यहाँ पे अगर एसिड और बेस का जब रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रल बन जाता है, और वही न्यूट्रल को हम सॉल्ट रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए एन एसिड न्यूट्रलाइज अ बेस व्हेन दे रिएक्ट विद ईच अदर, यानी कि बेस से एसिड के साथ रिएक्ट कराने पे न्यूट्रलाइज कर लेते हैं एक दूसरे को, और उसी के रेस्पेक्टिव में सॉल्ट बनाते हैं, यानी कि जो एसिड रहेगा जो बेस रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे आपको सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। और वाटर इसमें से H2O रिलीज होता है, ठीक है, H2O रिलीज होता है। तो आइए एक एग्जाम्पल देके देखते हैं कि कैसे यहाँ पे सॉल्ट बना और किस टाइप का सॉल्ट बनता है, ठीक है। जैसे कि HCl आपको पता है कि एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, बाद में हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रॉन्ग कैसे पता करते हैं और वीक कैसे पता करते हैं। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड है, EV बात करेंगे तो बेस है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एसिड और बेस का जब रिएक्शन हुआ दोनों एक्वस में है, एक्वस स्टेट में है, यानी कि इसमें वाटर दोनों लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, यानी कि इसमें वाटर अवेलेबल है। जब दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे यानी न्यूट्रल करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा। यहाँ पे क्या होगा कि Na देखिए जब टूटता है तो यहाँ पे Na प्लस होगा, OH में माइनस होगा। आपको पता है कि जैसे वाटर में डालने पे Na प्लस टूट जाता है, OH माइनस टूटता है, यहाँ पे भी H प्लस टूटता है, Cl माइनस टूटता है। तो देखिए कोई भी चीज के कॉम्बिनेशन के लिए प्लस माइनस के पास जाता है, अगर कोई चीज के कॉम्बिनेशन हो तो प्लस माइनस के पास जाएगा और माइनस प्लस के पास जाएगा। तो देखिए ये चीज तो टूट गया, जैसे इसको इसमें मिलाएंगे रिएक्शन कराएंगे तो Na प्लस है और इसमें का माइनस ले लेगा
NaCl बना लेगा और लास्ट में OH है और E वाला H मिल के H2O बना देगा, ठीक है। तो वही NaCl जो है मेरा सॉल्ट होता है, ठीक है, जो कि हम घर में खाना खाते हैं वही वाला सॉल्ट है, ठीक है। इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं और H2O यहाँ से लिक्विड के फॉर्म में रिलीज होगा। H2O कैसे बना, तो यहाँ पे देखिएगा OH और H मिला हुआ, यहाँ पे H प्लस OH, तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, देखिए दोनों मिलके 2 H हो गया, तो यानी H2O बन गया, यानी वाटर बन गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब नोट में कुछ लिखा हुआ है कि द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन होल प्रोसेस इज दैट H प्लस एंड OH माइनस आयन कंबाइन टू फॉर्म H2O। देखिए यही चीज मैंने आपको यहाँ पे समझाया है कि H प्लस और OH आयन मिल के H2O बना लेता है, ठीक है ना। यही चीज मैंने आपको समझा दिया, वही चीज नोट में यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की, तो रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड, यानी कि अब एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ कराएंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखिए मेटल कोई भी हो और उसको अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो उसी के रेस्पेक्ट में, यानी जो भी यहाँ पे मेटल होगा उसी के रेस्पेक्ट में सॉल्ट बनेगा और उसमें से भी वाटर का रिलीज होगा, यानी वाटर निकलेगा इस रिएक्शन में भी। अब एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि देखिए Na2O है, यानी कि मेटालिक ऑक्साइड है, ठीक है। Na सोडियम है और ऑक्सीजन को जब इससे रिएक्ट कराएंगे तो मेटालिक ऑक्साइड बनेगा। आपने पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन में नहीं, हाँ केमिकल रिएक्शन में ही आपने पढ़ा होगा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, या फिर मेटल एंड नॉन मेटल में आपने पढ़ा होगा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। तो आपको पता है कि मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटालिक ऑक्साइड बनाता है, तो मेटालिक ऑक्साइड हो गया। जो मेटालिक ऑक्साइड जब आपका रिएक्ट करेगा एसिड से, यहाँ पे एसिड आपको एसिड दिख रहा है, जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पे फिर से क्या बनाया, सॉल्ट बनाया। और सॉल्ट किसके रिस्पेक्ट में, तो Na के रिस्पेक्ट में, NaCl के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यानी कि यहाँ से सोडियम और Cl, यानी कि जो मेटल यहाँ पे होगा, यहाँ पे इस देखिए मेटालिक ऑक्साइड में मेटल कौन है, तो सोडियम है, इसी मेटालिक के रिस्पेक्ट में सॉल्ट बना दिया सोडियम क्लोराइड और इसमें से H2O बाहर रिलीज हो गया, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे थर्ड रिएक्शन की, रिएक्शन ऑफ बेसेस विथ नॉन मेटल। अब देखिए नॉन मेटल को अगर बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, देखिए बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड। अब तो हमने मेटालिक ऑक्साइड को मेटल के साथ एसिड के साथ रिएक्ट करा लिया, अब बेस को नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, उसी के रेस्पेक्ट में इसमें भी सॉल्ट बनता है और इसमें से भी वाटर रिलीज होता है, ठीक है। अब देखिए कैसे, इसकी NaOH आपको पता है कि क्या है, बेस है। अब देखिए नॉन मेटालिक मेटल ऑक्साइड हमें चाहिए, तो देखिए यहाँ पे CO2 जो है नॉन मेटल है, C कार्बन नॉन मेटल है और ऑक्साइड यानी O2 है, यानी कि नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाता है और जैसे ही बेस से रिएक्ट करेगा तो इसी के रेस्पेक्ट में सॉल्ट बना देगा। अब यहाँ पे देखिए बेस में जो सोडियम था, सोडियम पर प्लस चार्ज था, यहाँ पे माइनस चार्ज था और यहाँ पे जब EV जब टूटेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए नहीं ऐसे नहीं हुआ, यहाँ का रिएक्शन कुछ होता है कुछ अलग टाइप का होगा। Na और CO2 को लेके और इसमें से भी एक ऑक्सीजन को लेके Na2CO3 बना देगा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट बना देगा यहाँ पे, ठीक है। Na2CO3 को सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं और इसमें से भी H2O को रिलीज करेगा, ठीक है ना। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया और ये सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट बना दिया। सोडियम कार्बोनेट में मेरा क्या होता है, एक टाइप का सॉल्ट ही होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, when an acid react with metal oxide, in this case salt and water are formed, so we see that metal oxide are basic in nature, यानी कि सॉल्ट कब बनाता है, आपको पता है कि सॉल्ट बनाने के लिए एक एसिड और एक बेस जब रिएक्ट करते हैं आपस में तो सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेटालिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कराने पे सॉल्ट बन रहा है, इट मीन एक तो एसिड है और जो मेरा मेटल ऑक्साइड है वो क्या है, यानी बेस का प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तभी तो मेरा बन रहा है ना सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चला यहाँ से कि मेटल ऑक्साइड जो है क्या है, बेसिक इन नेचर होता है। अब देखिए अब सेकेंड पॉइंट में क्या डील किया हुआ है, सिमिलरली बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड both neutralize each other respective salt and water are formed, so we see that metal oxide are acidic in nature। अब देखिए जो मेटल ऑक्साइड इसमें होता है एसिड इन नेचर होता है, ठीक है। यानी कि मेटल का प्रॉपर्टी जो है वो क्या होता है, नहीं मेटल नहीं,
So from we say that non-metallic oxide are acidic in nature. यहाँ पे देख लीजिएगा नॉन मेटालिक ऑक्साइड होगा, ठीक है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, यानी कि जो इसमें जो मेरा था नॉन मेटालिक ऑक्साइड होगा और वही एसिड इन नेचर होता है, यानी कि मेटल ऑक्साइड जो होता है बेसिक इन नेचर होता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड को हम एसिडिक इन नेचर करते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो मेरा है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल, यानी कि अब एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे। पहले वाले में मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराए थे एसिड को, और एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा जब मेटल को हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इसमें भी मेरा सॉल्ट बनेगा और इसमें से सिर्फ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, इसमें H2O नहीं बनेगा। अब देखिए एग्जांपल हम देख रहे हैं कि मेटल की जगह पे हमने जिंक ले लिया है, जिंक भी मेरा एक मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 30 होता है, 30 नंबर होता है। अब देखिए इसको जब हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे और एसिड लिक्विड फॉर्म में होगा यानी एक्वस फॉर्म में होगा, तो यानी यहाँ से Zn पे पॉजिटिव चार्ज और Cl इसमें होगा H पे प्लस और यहाँ पे माइनस, यानी कि Zn जो है प्लस और माइनस एक साथ रिएक्ट होता है, तो Cl Zn के पास आ जाएगा तो Zn Cl2 बन गया और यहाँ से H प्लस बाहर निकल गया, यानी हाइड्रोजन आयन बाहर रिलीज हो गया। अब देखिएगा आपको पता है जैसे कि मेटालिक ऑक्साइड जो होता है एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है, और सर बेसिक इन नेचर होता है मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो मेटल होता है, मेटल का अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखें, जैसे कि आपने मेटल नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ा होगा, तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है और जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है तो बेसिक प्रॉपर्टी शो करने लगता है। यहाँ पे एसिड प्रॉपर्टी इसलिए शो करता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं इसका जनरल रीजन कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो प्लस आयन देते हैं, प्लस उस पे आयन चार्ज होता है, यानी कि प्लस आयन जिस पे भी चार्ज होगा वो आपको एसिड नेचर शो करेगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे इसे रिएक्ट कराए हम तो यहाँ पे ZnCl2 बन गया, एक टाइप का सॉल्ट ही है और हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकल गया। नोट यहाँ पे किया जाए तो एसिड इज नॉट स्टोर्ड इन मेटालिक कंटेनर एज एसिड एंड मेटल कैन इजिली रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे जो है सल्फ्यूरिक एसिड, मान लीजिए यहाँ पे HCl है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड को हम H2SO4 बोलते हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा स्मृति कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिएगा लिख रहा है एसिड इज नॉट स्टोर्ड इन मेटालिक कंटेनर एज एसिड कैन इजिली रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि जैसे ही मेटल को हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रखा तो बात वही है कि सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल। अब एसिड को मेटल से रिएक्ट कराएं तो अब एक बार बेस को भी हम मेटल के साथ रिएक्ट करा के देखते हैं। देखिए जब जैसे अल्कली प्लस मेटल को हम रिएक्ट कराएंगे तो उसी के रेस्पेक्टिव सॉल्ट बनता है। देखिए अल्कली क्या होता है, बेसिक होता है, यानी बेस को ही हम अल्कली बोलते हैं। आप इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, एक अल्कली होता है और एक अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन होता है, ठीक है। आपको पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है, जब आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे तो उसको हम समझेंगे डिटेल में कि अल्कली में और अल्कलाइन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इससे 10th क्लास में पढ़ना है आपको। अब देखिए जैसे ही बेस से मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जो भी यहाँ पे मेटल होगा उसी के रेस्पेक्ट में सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज होगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे अल्कली हम लिए हुए NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक है जो है मेरा मेटल है, इसी के रेस्पेक्ट में जिंक के रेस्पेक्ट में सॉल्ट बनेगा। यहाँ पे रेस्पेक्टिव सॉल्ट का मतलब क्या हुआ कि जो मेटल है उसी के रेस्पेक्ट में, यानी इसमें यहाँ पे ये जिंक मेटल है और जिंक के रेस्पेक्ट में ही मेरा जो भी है सॉल्ट बनेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सोडियम जिंकेट बना हुआ है, यानी जिंक है इसी के रेस्पेक्ट में सॉल्ट बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ से भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है। एक और चीज आप देखिएगा कि जिस भी चीज में हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोक्साइड लगा हुआ हो वो बेस होता है, ठीक है। आपको हमने पहले ही बता दिया था, यहाँ पे भी बेस लगा हुआ था, कहाँ, यहाँ पे अल्कली में NaOH जो क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्साइड से ही पता चल गया कि बेसिक नेचर है, ठीक है। देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, नॉट ऑल मेटल्स डू दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी कि जितने सारे मेटल्स होते हैं जरूरी नहीं है कि बेस के साथ रिएक्ट करा के सॉल्ट बनाकर और हाइड्रोजन गैस दे दे, ऐसा नहीं है। बस कुछ ही सिलेक्टेड टाइप ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं या फिर मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं,
बेस के साथ रिएक्ट करके और आपको सॉल्ट देते हैं, ठीक है। अब हम फिर नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट विद एसिड। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि कार्बोनेट क्या होता है। तो CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं और बाइकार्बोनेट किसको बोलते हैं, बाई लग जाने से सिर्फ इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, FCO3 को बाइकार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। यानी कार्बोनेट बोले तो CO3 और बाइकार्बोनेट बोले तो HCO3, ठीक है। और उसके साथ अगर हम एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, आइए एक बार देखते हैं। देखिए कार्बोनेट को एसिड के साथ जब हमने रिएक्ट कराया इसमें भी सॉल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना, यानी कि इसमें तीन प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो कार्बोनेट जैसे कि कोई भी कार्बोनेट ले रहे हैं हम, सोडियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का मोलिकुलर फार्मूला होता है। जैसे ही हम इसको एसिड के साथ यानी HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक सॉल्ट बना हुआ है, ये सॉल्ट हो गया मेरा, और एक कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है और एक वाटर बना हुआ है, ठीक है। यानी कि कोई भी कार्बोनेट को जब हम एसिड के साथ, कोई भी कार्बोनेट हो सकता है, जैसे यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है, एल्युमिनियम कार्बोनेट भी हो सकता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी हो सकता है, कोई भी कार्बोनेट को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मेरा सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और उसी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बनता है, ठीक है। अब मेरा जो नेक्स्ट रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट बोले तो FCO3, सिर्फ बाई लग जाने से यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया है। अब जब भी एसिड को बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसमें भी सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है, यानी कि सेम एज रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट विद एसिड। यानी कि जैसे ही हमने कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराएं या फिर बाइकार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराएं, दोनों का प्रोडक्ट जो होता है सेम ही बनता है। यहाँ पे भी सॉल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना, यहाँ पे भी वही चीज बना हुआ था, ठीक है। तो एग्जाम्पल पे हम देख रहे हैं जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम ले NaHCO3 और एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो आपको NaCl सॉल्ट बन गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर हो गया। तो यानी कि यहाँ से पता चला कोई भी बाइकार्बोनेट हो, सोडियम बाइकार्बोनेट हो, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो या फिर अल्युमिनियम बाइकार्बोनेट हो, दुनिया का कोई भी बाइकार्बोनेट हो, आप जब उसको एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मेरा सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। तो ये कुछ नोट में पॉइंट करके लिखा हुआ है, देखिएगा इसको। इफ वी यूज वीक एसिड रिएक्शन विल बी स्लो एंड स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन विल बी फास्ट। आपको पता होगा कि जब वीक एसिड का हम यूज करेंगे तो पहले से वीक है तो कैसे अटैक करेगा, मेटल या नॉन मेटल पे या फिर किसी अदर कंपाउंड पे जल्दी अटैक नहीं कर पाएगा। तो इसका जो रिएक्शन का प्रोसेस होगा स्लो होगा। और जैसे ही हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जल्दी, जैसे ही पानी में डालते हैं, पानी में डालते ही जल्दी से आयन रिलीज करता है और ज्यादा अमाउंट में आयन रिलीज करता है, ठीक है। इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और जल्दी आयन रिलीज कर जाने की वजह से इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। यही चीज बता रहा है। सेकेंड पॉइंट मेरा क्या लिखा हुआ है, बेस डू नॉट रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। यहाँ पे हमने सिर्फ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के एसिड के साथ रिएक्ट करके देखा है, और जैसे ही हम बात करें बेस के साथ, तो बेस के साथ इसका रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसीलिए हमको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है उसके बारे में, ठीक है। तो आइए अब आगे फिर समझते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब तो आप टॉपिक देख ही पता लगा लिए होंगे कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए pH स्केल, यानी कि अब हम पढ़ेंगे pH स्केल के बारे में। अब देखिए, अब when an acid is dissolved in water, it is dissociate, यानी dissociate का मतलब होता है टूटता है हाइड्रोजन आयन में। बिकॉज ऑफ दिस डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इंक्रीजेस एंड नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन डिक्रीजेस। यानी कि जब भी कोई, देखिए सबसे पहले हम समझेंगे pH स्केल क्या होता है। तो pH स्केल एक ऐसा स्केल होता है जो कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन यानी उसके कंसंट्रेशन पे बेसिस होता है, यानी कि कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है किसी भी चीज में, उसी को मेजर करता है और उसी को देखते हुए बताता है कि कोई भी चीज एसिड है और बेस है। अब कैसे पता चलेगा कोई भी चीज एसिड है और बेस है, जब भी किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन आयन का अमाउंट ज्यादा हो तो उससे पता चलेगा हाइड्रोजन यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, कम हो तो यानी पता चलेगा आपको कि वीक एसिड है, जीरो हो तो पता चलेगा न्यूट्रल है, और निगेटिव में हो यानी कि नीचे की तरफ हो
यानी कि 7 से देखिए आप हम बाद बताएंगे आपको उसका मेजरिंग कैसे किया जाता है, पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं। एसिड को डिजॉल्व करते हैं पानी में तो डिसोसिएट होता है हाइड्रोजन आयन में, ठीक है, बिकॉज ऑफ क्या दिस डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन H+ आयन इंक्रीजेस एंड नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन डिक्रीजेस, ठीक है। एग्जांपल पे देखिएगा, जैसे HCl को हमने वाटर के साथ यानी वाटर के साथ जैसे ही इसको वाटर में हमने डाला यानी रिएक्ट कराया तो H+ टूट गया एक्वस में और Cl- में टूट गया। हम तो उसी समय से यही चीज पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, बेस के लिए क्या होता है, सिमिलरली अ बेस गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन, जैसे इसको हम क्या डालते हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इसको वाटर में डालते हैं तो मेरा K+ और OH- यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन आपको मिल गया, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। अब देखिएगा, अब pH स्केल के बारे में कुछ समझते हैं। pH इज अ स्केल विच क्वांटिफाइज द कंसंट्रेशन, यानी कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है CON ऊपर में C लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ये क्या लिख दिए। देखिए बच्चों, इसी को हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन, यानी कि किसी किसी चीज का शॉर्ट फॉर्म भी होता है। अब आप 10th क्लास में आ चुके हैं, आपको जानना बहुत ही जरूरी हो जाएगा, ठीक है, इस चीज को समझते। तो कंसंट्रेशन को हम वैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ हाइड्रोजन आयन द रेंज बिटवीन 0 to 40, यानी कि pH स्केल में 0 से लेकर 14 तक नंबर दिया रहता है और वही डिफाइन करता है, वही बताता है, इंडिकेट करता है कौन सा चीज एसिड है और कौन सा चीज बेस है। आप कैसे करता है तो आइए अब हम समझते हैं। जैसे pH वैल्यू 0 हुआ, यानी कि pH वैल्यू को जैसे डालेंगे यानी कि pH वैल्यू का रीडिंग अगर 0 बताए तो समझ जाना कि मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 0 नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे 0 नहीं। देखिए बच्चों अब क्या होगा, नहीं यहाँ पे 0 ही होगा, ठीक है। देखिए क्या होता है कि इसमें 0 से लेके 14 तक क्या होता है, ठीक है। तो 0 से लेके 7 के बीच में जो होता है वो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, एसिड को, और 7 to 14 को लेके बेस को बताता है, ठीक है। तो देखिए यानी जिसके पास यहाँ पे 0 का रीडिंग बताए pH वैल्यू, तो 0 बताते ही आपको पता चल जाना चाहिए सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, सबसे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसका वैल्यू pH वैल्यू 0 है। और जैसे जैसे यहाँ से इंक्रीज होते जाएगा इसका pH वैल्यू 7 तक, वैसे ही उसका स्ट्रॉन्ग एसिड कम होते जाएगा। जैसे कि 0 से 1 हुआ तो इसके कंपेरिजन में थोड़ा ये कम होगा, और 1 से 2 हुआ इसके कंपेरिजन में थोड़ा ये कम होगा, यानी कि ई वाला कम होगा, ई वाला कम होगा। सबसे ज्यादा इधर से इधर आने पे मेरा जो मतलब क्या स्ट्रेंथ जो होता है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, यानी कि 7 to 0 तक आने पे, ठीक है। और जैसे 7 से 40 के बीच में जाते हैं तो ऐसे जाने पे इधर की तरफ इंक्रीज करता है, यानी कि अब देखिएगा जिसका वैल्यू अगर 8 हो और जिसका किसी एक एसिड का वैल्यू 8 दिया हो और किसी एक बेस का वैल्यू 8 दिया और किसी बेस का वैल्यू 14 दिया हो, तो आप लगा सकते हैं अंदाजा कि देखिए इसमें अपोजिट चलता है। एक बार आइए फिर से यहाँ पे इस ग्राफ को समझाते हैं फिर से बढ़िया से। देखिए मान लीजिए नंबर स्केल हो गया, pH स्केल हो गया, यहाँ से आप स्टार्ट किए 0 to 40, यहाँ पे कहीं बीच में 7 आया होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इधर से इधर आने पर इंक्रीज करता है एसिडिक, ठीक है, इंक्रीज करता है। अब सेम इसमें भी ऐसे ही होता है, देखिएगा इधर से इधर जाने पे इंक्रीज करता है, ठीक है। यानी कि इससे ये पता चला, ठीक है ना, कि जैसे ही pH वैल्यू अगर 0 होगा तो मोर एसिडिक होगा, ठीक है। 7 पे आएगा तो न्यूट्रल होता है, इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, इसके बीच के और इसके बीच को हमको पढ़ना है। यहाँ पे न्यूट्रल हो गया तो सॉल्ट का होता है न्यूट्रल, ठीक है ना, pH वैल्यू सॉल्ट का न्यूट्रल दिखाता है, 0 दिखाता है। तो देखिएगा pH वैल्यू जब 0 हुआ तो मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जब 14 हुआ तो लोएस्ट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जैसे ही लोएस्ट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा तो इट मींस आप समझ रहे होंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और जैसे pH वैल्यू 0 होगा, फिर यहाँ पे 7 है, 0 नहीं 7, 0 के बारे में इंपॉर्टेंट लिख दिया है। जैसे यहाँ पे 7 होगा तो इट मींस हाइड्रोजन आयन इक्वल टू हाइड्रोक्साइड आयन। 7 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आते आते इधर का क्वांटिटी यानी H+ का क्वांटिटी और OH- का क्वांटिटी दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं 7 पे, ठीक है। और यहीं पे मेरा जो है क्या न्यूट्रल का केस यहीं पे होता है, ठीक है ना, और सॉल्ट बनता है।
देखिए एसिड का अगर बात करें तो वैल्यू ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 7। देखिए एसिड का जो वैल्यू होता है लेस देन 7 होता है, यहाँ से इधर आने पर लेस देन 7 होता है, और बेस का जो वैल्यू है 7 से लेकर 14 के बीच में होता है। यही चीज को यहाँ पे लिखा गया है, आप समझिएगा, पढ़िएगा। फिर थोड़ा सा इंपोर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू देखते हैं क्या होता है। तो देखिए इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, आपको तो टॉपिक से ही पता चल गया होगा कि हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए फर्स्ट जो है पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए पीएच वैल्यू का डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल होता है थोड़ा समझिएगा। ओरली हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे हम लिखे नहीं है, बहुत बड़ा हो जा रहा था। तो देखिए जैसे ही आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपको पता है कि आपके स्टोमक से एक गैस रिलीज होता है जिसका नाम है HCl, और आप तो अभी तक तो अंदाजा लगा चुके होंगे कि HCl जो मेरा क्या है, एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड इसको बोलते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए रिलीज करता है मेरा स्टोमक क्योंकि हम कुछ भी उल्टा सीधा खाए रहते हैं, ठीक है, उसको जाके उसको जलाने में मदद करता है, यानी बर्न करता है, उसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है, तोड़ता है छोटा छोटा पार्ट में, ठीक है, सॉफ्ट बनाता है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड रिलीज हुआ, तो आप बताइए कि आपके पेट में अगर एसिड हो जाए तो आपको तो पता है कि एसिडिटी हो जाता है, आपके पेट में एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक हो जाएगा तो पेन करने लगेगा, तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए पीएच वैल्यू का इंपॉर्टेंस हम देखते हैं अपने लाइफ में, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी देखने को मिलता है, यानी कि डाइजेशन में पीएच वैल्यू का ही बहुत बड़ा रोल है। मान लीजिए एसिड रिलीज किया, इसका वैल्यू होता है 0, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया और आपके पेट में दर्द होना शुरू कर दिया, एसिडिक के आप पेशेंट हो गए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटा एसिड लेते हैं, एंटा एसिड, ANTACID, एंटा एसिड। यानी कि क्या होता है, यहाँ से आप समझ रहे होंगे एंटा यानी एंटी, यानी एंटी मीन्स होता है विरोधी पार्टी, एंटी पार्टी आप बोलते हैं, तो एंटी मीन्स विरोध करता है किसको, तो एसिड को। एसिड को विरोध कौन करता है, तो बेसिक करता है, यानी कि वो बेसिक इन नेचर होता है। जो भी हम एंटा एसिड लेते हैं वो बेसिक इन नेचर होता है। जो भी आप गैस का टैबलेट खाते हैं, एसिडिक का टैबलेट खाते हैं, एसिडिक का, तो क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है। अब देखिए टूथ डिके में भी आप देखिए, आप पर डे आप टूथब्रश में क्या करते हैं, टूथपेस्ट को लगा के ब्रश करना शुरू कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है इसके बारे में, तो क्यों हम करते हैं, आखिर उससे क्या फायदा है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है टूथपेस्ट का। तो देखिए टूथपेस्ट का इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे उसमें बेसिक नेचर होता है, और जैसे हम खाना खाते हैं तो कुछ स्मॉल पार्टिकल फूड का मेरे दांतों में जाके चिपक जाता है, बैठ जाता है, ठीक है, और वहाँ पे अगर उसको हम साफ न करें तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया प्रोड्यूस होना शुरू कर देगा, और बैक्टीरिया होते ही आपके मुंह से, आपको पता है कि स्मेल आने लगता है। 1-2 दिन अगर आप ब्रश ना करें ढंग से तो आपके मुंह से स्मेल आना शुरू कर देगा। और वही टूथपेस्ट का काम होता है कि वही बैक्टीरिया को, यानी जो भी वहाँ एसिड प्रेजेंट होगा, जो भी हम खाना पार्टिकल जो बैठा रहता है, चिपका रहता है मेरे दांतों पे, आउटर पार्ट पे, उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, उसको मिलाकर न्यूट्रल कर देता है। मान लीजिए कि पहले से एसिड प्रेजेंट था दांत में, और हम इसमें क्या होता है, टूथपेस्ट में क्या होता है, बेस होता है। और आपको पता है कि जैसे ही हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था कि क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ा था कि एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रल बन जाता है, यानी कि आपको न्यूट्रल बना के रख देगा, आपका मुंह से स्मेल नहीं आएगा, आप ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, ठीक है, आपका दांत भी खराब होने की संभावना कम है। तो इसीलिए आप पर डे टूथपेस्ट कीजिए, कम से कम रेगुलर आपको 5 मिनट तक सॉफ्ट, मतलब ऐसे करके, ऐसे नहीं कि ऐसे नहीं, एकदम आराम से अपने दांत को सफाई करना चाहिए, ठीक है, एकदम अंदर तक, ताकि जो भी एसिड उसमें का हो, जो भी बैक्टीरिया हो, बेस से खत्म हो जाए, ठीक है। अब देखिए इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एनिमल्स और प्लांट्स। अब देखिए अब हम लोग पे और प्लांट पे क्या प्रभाव पड़ता है पीएच वैल्यू का। तो पीएच वैल्यू का इफेक्ट बहुत ही बड़ा पड़ता है हमारे भी लाइफ में, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है पीएच ऑफ एसिड रेन, यानी एसिड रेन आपको पता होगा कि जो भी फर्स्ट वाली बारिश होती है हम उसको एसिड रेन बोलते हैं, उसमें हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, और वहीं उसका जो वैल्यू होता है पीएच वैल्यू 5 to 6 होता है। आपको पता होगा कि एसिड का वैल्यू 0 to 7 होता है, अब तो याद कर ही लीजिएगा इसको, 0 to 7 हो तो एसिड होता है, और 7 to यानी कि 14 हो तो क्या होगा, बेस होता है, ठीक है। तो यानी कि इससे आपको अंदाजा लग गया होगा पीएच वैल्यू देख के कि एसिड है, और दिस इज हाईली एसिडिक, यानी कि 5 to 6 है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 5 है, एसिड हाईली हो गई। एसिड रीचेज इनटू, यहाँ पर फुल स्टॉप है, एसिड रीचेज इनटू ओशियंस लेक एंड इफेक्ट द लाइफ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। देखिए क्या होता है, बारिश होती है तो देखते हैं आपके सरफेस के नीचे अंडरग्राउंड में पानी चला जाता है, जो भी बारिश हुई रहती है,
यानी कि या फिर आप जहाँ जहाँ ओशियंस होगा, लेक्स होगा, उसमें तो पानी जाती है, और आपको पता होगा कि ओशियंस लेक्स में छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, उसके अंदर कुछ सबमेरीन प्लांट भी होते हैं। सबमेरीन बोले तो समुद्री प्लांट्स होते हैं, ठीक है। और वो भी उसको भी ये जो एसिड है जाके हार्म पहुंचाता है। यानी कि जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय, यानी कि जो भी जलीय जंतु होते हैं और पौधे होते हैं, उसको जाके क्या करते हैं, डेड करते हैं, मार देते हैं, ठीक है। जो भी हमारे एसिड रेन होता है लेक और ओशियन के अंदर जाता है और उसको मार देता है। अब देखिए उसको कैसे सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन का मतलब उसका हल क्या है, उसका निदान देखिए। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए दिस एसिडिक बिहेवियर ऑफ लेक्स एंड ओशियंस CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं, उसको ऐड किया जाता है। आपको कैल्शियम कार्बोनेट पता होगा अभी तक कि क्या होता है। कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ा बेसिक नेचर का होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जैसे ही ऐड करेंगे तो जो भी मेरा एसिडिक होगा रैन ड्यू टू एसिड रैन की वजह से, तो क्या होगा, उसको जाके न्यूट्रल कर देगा। और जितने भी हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, तो क्या करेंगे, सर्वाइव कर जाएंगे। तो यही सब कुछ पीएच वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में, ठीक है। तो देखिए अभी तक हमने एसिड बेस और इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू और पीएच वैल्यू के बारे में जाना। अब देखिए कि क्या एक सिर्फ पीएच वैल्यू ही है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि एसिड एक बेस है। देखिए आपको तो 4 क्राइटेरिया अब तक तो पता चल ही गया होगा एसिड को पहचानने के लिए। फर्स्ट तो पानी में डाले तो H+ आयन दे दे, एसिड है। पानी में डाले OH- आयन दे दे, बेस है, ठीक है। अब देखिए एक क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया कि जो खट्टा लगे तो एसिड है, जो तीखा लगे तो बेस है। 2 क्राइटेरिया होगा। थर्ड क्राइटेरिया होगा कि आप पीएच स्केल लेके आइए, मेजर करिए। फोर्थ क्राइटेरिया क्या होता है कि कुछ नेचुरल, देखिए अब इसको इंडिकेटर मतलब एक हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक में इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। इंडिकेटर मीन्स क्या होगा कि वो बताएगा, आपको इंडिकेट करेगा कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो इंडिकेटर में भी 3-4 तरीके का होता है। एक मैनमेड होता है, एक नेचुरली होता है। जिससे कि आपको तो पढ़ ही चुके होंगे 8 क्लास में, इसको तो हमने बताया ही नहीं आपको कि लिटमस पेपर जो होता है पर्पल कलर का होता है। लिटमस पेपर से भी आप पर्पल से पता लगा सकते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है। जैसे ही लिटमस पेपर को आप डालिएगा एसिडिक सॉल्यूशन में तो क्या करता है, ब्लू टू रेड कर देता है, ब्लू से रेड कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और यानी बेसिक सॉल्यूशन में डालिएगा तो जो भी हमारा लिटमस पेपर होता है रेड टू ब्लू बना देता है। यानी रेड टू ब्लू जब करेगा तो समझ जाइएगा कि बेसिक सॉल्यूशन है, और जब ई बनाएगा तो समझ जाइएगा कि एसिडिक सॉल्यूशन है, यानी एसिड है प्रेजेंट उसमें, ठीक है। तो बहुत सारे आपको तरीके मिलेंगे एसिड बेस और सॉल्ट को फाइंड आउट करने के लिए। तो आइए आज हम इस चैप्टर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और इसका एक और पार्ट बन के आएगा जो कि आपको सिर्फ सॉल्ट के बारे में और बेस के बारे में भी कुछ उसमें डिस्कस किया गया रहेगा। और ठीक है, तो पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए। थैंक यू।